हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे लर्न स्फीयर। आज से जो हम लोग सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि हेल्पफुल होगा आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम को टैकल करने के लिए। ठीक है, इस पर्पज से इस हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ये किसी पर्टिकुलर क्लास का नहीं रहेगा, ये जो है टोटली फोकस्ड होगा आपके गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस होगा। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो हिस्ट्री, चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का। फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। चलिए, हिस्ट्री जो शब्द है मतलब हिस्ट्री के जो जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, वो किसे माने जाते हैं? हेरोडोटस को हिस्ट्री के जनक माना जाता है, मतलब फादर इसको कहते हैं। हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। तो हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिया का मतलब होता है नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट, जो पास्ट में हो चुका है ना, उसकी कहानी को कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री और हिस्ट्री का हिंदी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। इति मतलब जो बीत चुका है, और हास मतलब उसकी कहानी। तो ठीक है, चलिए फिर समझते हैं कि क्या पढ़ना है हिस्ट्री में, कैसे पढ़ना है, क्या क्या देखना है। तो हिस्ट्री जो है अपना, उसका टाइमलाइन अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री जब लाइफ शुरू होता है अपने, देखिए कहा जाता है कि जो अर्थ का जो एग्जिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन पहले हुआ था। उसके बाद जो है लगभग 3.5 बिलियन ईयर पहले लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ था, है ना। उसके बाद जो है धीमा धीमा जब अपना अर्थ और ठंडा हुआ, ठीक है, तो उसमें जो है एप जो है अपने एंसेस्टर कहे जाते हैं। ये डार्विन अपने बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताते हैं कि अपने जो एंसेस्टर हैं वो कौन है? एप है। एप मतलब क्या? गोरिल्ला वगैरह है अपने एंसेस्टर, उसी से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइमलाइन समझते हैं कि हम लोग हिस्ट्री इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कैसे और क्या क्या इसमें देखेंगे। तो टाइमलाइन पहले मैन का एग्जिस्टेंस आता है। ठीक है, मैन मतलब ह्यूमन अपना। तो जब मैन एग्जिस्ट किया तब से लेकर 750 एडी तक, है ना, एनो डोमिनी, यहाँ तक की जो इतिहास को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 1707 तक के इतिहास को पढ़ेंगे, है ना, ये भी एडी है। उसके बाद आज तक जो 2025 चल रहा है ना अपना, यहाँ तक के इतिहास को पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ से जब मैन का एग्जिस्टेंस आता है, यहाँ से यहाँ तक की जो समय काल है, टाइमलाइन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग किस नाम से? एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। उसके बाद जो है 750 से जो समय शुरू होता है 1707 तक, है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम, सॉरी, मेडिवल हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। मेडिवल हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। और 1707 के बाद से जो समय है अब तक का, उसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। तो आज से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक के कहानी को पढ़ेंगे, इस समय काल को पढ़ेंगे हम लोग। और उसको किस नाम से पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के नाम से। 750 से लेके 1707 एडी तक जो है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले शुरुआत होता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टोन एज। क्या है? स्टोन एज, ये टॉपिक का नाम है अपना, स्टोन एज, है ना, मतलब पाषाण काल। ठीक है, देखिए ये स्टोन एज है ना, ये स्टोन एज 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम लोग इसको बांट के पढ़ते हैं। 3 सब इसका डिविजन्स हैं। एक है पैलियोलिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। उसके बाद दूसरा है मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। उसका तीसरा जो है वो न्यूलिथिक एज है।
न्यूलिथिक एज, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इसके बाद एक चाल्कोलिथिक एज भी आता है। तो ये जो है अपना इतिहास, स्टोन एज में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले समझिए कि पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पैलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड। इस पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन, है ना। तो ओल्ड स्टोन एज को क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज क्या है, मेसो मतलब होता है मिडिल, और लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन, मिडिल स्टोन एज। न्यूलिथिक मतलब, न्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर, न्यू मतलब न्यू, और लिथिक मतलब ऑल एज यूजुअल स्टोन होता है, ठीक है। तो समझिए, ये पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ये जो डिस्टिंग्विश किए गए हैं, ये किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द बेसिस ऑफ चेंज इन टूल्स। किसके आधार पे किए गए हैं, इसको बंटवारा किसके आधार पे हुआ है, चेंज इन द बेसिस ऑफ टूल के आधार पे हुआ है। चेंज टूल्स में जो चेंज आए हैं, बदलाव आए हैं, उसके आधार पे जो है हमने स्टोन एज को 3 भागों में बांटा है, पैलियोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में, न्यूलिथिक एज में, ठीक है। समझ आ रहा बात आपको। लेकिन बताइए, ये जो समय है, ये तो बहुत पुराना समय है। लगभग पैलियोलिथिक एज का जो समय है हम लोग पढ़ते हैं 1.5 लाख बीसी से लेकर इसका समय है 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। उसके बाद मेसोलिथिक का जो समय है वो है 10,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक है, ठीक है। उसके बाद न्यूलिथिक का जो समय है वो लगभग 6,000 बीसी से लेकर आपका 2,500 बीसी तक का है, 2,500 बीसी तक है। समझ में आ रहा बात आपको। लेकिन बताइए, इतने साल पहले की बात है, तो इतने साल पहले तो हम लोग का जन्म ही नहीं हुआ था। अरे भाई, हम लोग के दादा परदादा का भी जन्म नहीं हुआ था। फिर ये पता कैसे चला, इसकी हम लोग पढ़ाई कैसे किए, कैसे समझे कि इतने पास्ट में ये चीज हुआ होगा। तो इसके कुछ एविडेंस थे, इसके कुछ सोर्स होंगे, और वो सोर्स देता कौन है, वो सोर्स एक संस्था देती है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने जो है कुछ पाया, एक्सकेवेशन के द्वारा पाया, और भी चीजें मिली, जिसके आधार पे जो है हम अपने इतिहास को पढ़े हैं, इतिहास को समझे हैं, अपने पास्ट को समझे हैं, समझे। तो चलिए, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि आखिर इंडियन हिस्ट्री का सोर्स क्या है। फिर जो है इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि पैलियोलिथिक एज क्या है, मेसोलिथिक एज क्या है, न्यूलिथिक एज क्या है। पहले जान तो लें कि आखिर इन एज की जो है पढ़ाई जो किए हैं उसके लिए क्या सोर्स है, किस सोर्स से हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज कितने हैं? इंडियन हिस्ट्री के मेनली 2 सोर्सेज हैं, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल, एक है अपना आर्कियोलॉजिकल सोर्स और एक है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल मतलब जहां से फाइंड्स कुछ मिले हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के जो फादर माने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और आर्कियोलॉजिकल थिंग्स की स्टडी करना, इसकी स्टडी क्या कहलाती है भाई, इसकी स्टडी कहलाती है इसकी स्टडी करने वाले, है ना, आर्कियोलॉजिकल चीजों की, मतलब पुरानी चीजों की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं।
आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट है, वो किन किन चीज़ों के स्टडी किए होंगे, तो देखिए कॉइन्स की स्टडी की गई है, कॉइन्स मिले ना उसकी स्टडी की गई है, और इस कॉइन्स के माध्यम से जो है पता किया गया कि ये कौन से साल का कॉइन्स है। कैसे पता किया गया है, आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे रेडियो एक्टिव डेटिंग है, उसकी मदद से जो है इन सब बातों को पता किया गया कि ये जो कॉइन मिला वो कॉइन कितने साल पुराना है। तो पता चला कि ये कॉइन जो है पैलियोलिथिक एज का है, मतलब स्टोन एज का है, ये जो है मेडिवल एज का है, किस एज का है, ठीक है। तो कॉइन्स की स्टडी किया गया है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं, अभिलेख जो मिले हैं, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और क्या क्या मिले हैं, बिल्डिंग्स मिले हैं, टेम्पल्स मिले हैं, बिल्डिंग्स है, टेम्पल्स है, जो भी मिले हैं, ठीक है। मॉस्क मिले हैं, पेंटिंग्स मिली है, सबसे बड़ी बात तो पेंटिंग मिली है, भीमबेटका जैसे है पेंटिंग है, ठीक है। और पॉटरी मिला है, मृद भांड मिले हैं, ठीक है, पॉटरी ईटीसी चीजें मिली हैं। इन्हीं चीजों की स्टडी करके जो है हमने अपना इतिहास लिखा है और अपने इतिहास को जाना है, ठीक है। अब लिटरेरी सोर्स जो है वो दो तरीके के हैं, एक है नेटिव, नेटिव मतलब अपने देश का, और दूसरा कौन सा होगा, फॉरेन, फॉरेनर भी आए होंगे यहाँ पे, ठीक है, फॉरेन विदेशी, ठीक है। और नेटिव की मैं बात करूं तो नेटिव जो है दो तरीके से, एक है रिलीजियस, एक है नॉन रिलीजियस, ठीक है। इसमें सब डिवीजन है, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रिलीजियस की बात करें हम तो ये तीन टेक्स्ट मिलते हैं, तीन टेक्स्ट आपको मिलते हैं, एक हिंदू टेक्स्ट मिलता है आपको, उसके बाद एक बुद्धिज्म का टेक्स्ट मिलता है, उसके बाद आपको जैनिज्म का टेक्स्ट मिलता है, समझ में आ रहा है बात आपको। तो इस तरीके से है, तो चलिए एक एक चीज को थोड़ा समझते हैं। कॉइन्स की मैं बात करता हूँ, इसको नोट करते जाइएगा आप। चलिए बात करते हैं कॉइन्स की, ठीक है। तो देखिए कॉइन जो है आपके स्टोन एज में तो नहीं मिला है भाई, स्टोन एज में स्टोन का यूज होता होगा, कॉइन का, तो यहाँ पे स्टोन एज में तो भाई कॉइन नहीं मिला है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कॉइन नहीं मिला है, आईवीसी में भी कॉइन नहीं मिला है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे बार्टर सिस्टम का यूज होता था, बार्टर सिस्टम का यूज होता था। अब ये समझ रहे हैं आप बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी वस्तु की जरूरत है, ठीक है, तो मैं और मेरी वस्तु की जो मेरे पास जो वस्तु है वो किसी और को जरूरत है ना, तो मैं क्या किया, मैं उसके पास गया, उस पर्सन के पास गया, तो मैं अपनी चीजें उसको दे दिया और उससे जो है अपनी जरूरत की चीजें उससे ले लिया मैंने। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं, मतलब एक्सचेंज ट्रेड होता था, ठीक है। तो समझिए स्टडी ऑफ कॉइन, जो कॉइन की स्टडी करते हैं ना दोस्त, स्टडी ऑफ कॉइन, स्टडी ऑफ कॉइन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक, कॉइन की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ओके। अब देखिए समझिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपद काल को पढ़ेंगे हम लोग, महाजनपद काल को पढ़ेंगे, और इस महाजनपद काल के समय में हमको कैसे कॉइन्स मिले हैं, पंचमार्क कॉइन मिले हैं। कैसे कॉइन मिले भाई, पंचमार्क, पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं, ओके, यू गेट माय पॉइंट। और समझिएगा जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश, ये किस काल के हैं, इल्तुतमिश मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है।
ये इल्तुतमिश हैं, इन्होंने 2 कॉइन जारी किए थे। एक का नाम था टंका और दूसरे का नाम क्या था, जितल। ठीक है, इसी तरह से समझिएगा, अकबर जो है, अकबर, इन्होंने एक कॉइन इशू किया था और उस कॉइन का नाम था राम सिया कॉइन। क्या नाम था, राम सिया कॉइन। ठीक है, अब समझिएगा, इसमें जो दूसरा हमने लिखा था, ये तो होगी बात कॉइन्स के ऊपर, तो ऐसे सब कॉइन्स और भी मिले हैं जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ने समझा कि ये किस काल से बिलोंग करते हैं, इसको कौन जारी करने वाला है, डिफरेंट टेक्स्ट की हेल्प से हम लोग ने पढ़ा, समझा और अपने इतिहास को लिखा है। समझ आ रहा है आपको? अब समझिएगा इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अभिलेख जिसे हम लोग कहते हैं। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख की जो स्टडी करता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एपिग्राफ, एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब समझिए इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले हैं, रॉक एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, मतलब पत्थरों के ऊपर जो है कुछ लिखा होता था, पिलर के ऊपर जैसे खंबे होते हैं पिलर, उसके ऊपर लिखा होता था, और ये सब जो है ज्यादातर अशोक ने लिखवाया था। रॉक पिलर एडिक्ट्स, केव, गुफाओं में भी मिला है भाई, केव एडिक्ट्स मिले हैं। ठीक है, और समझिएगा सबसे पहला इंडिया में ये इंस्क्रिप्शन लिखवाने की शुरुआत किसने किया था, तो अशोका ने किया था। तो फर्स्ट इंडिया में अशोका स्टार्ट करता है लिखवाना, अशोका। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में जो है हम लोग अपने आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हमने इतिहास कैसे शुरू किया और कैसे पढ़ना शुरू किया। आप समझिएगा, जो मैं लिटरेरी सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और भी जो इसमें लिखे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ऐसे मिले हैं, उसको आप लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ये तो मैं आपको बस इन्फ्लुएंस दे रहा हूँ कि हाँ भाई इस तरह से ये चीजें मिले हैं, इसके बेसिस पे जो है हम लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ा। नाउ अब रिलीजियस बेसिस पे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हमको क्या क्या मिले हैं इसको समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा है ना लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जो है मैंने कहा कि 2 तरीके से मिले हैं, एक है नेटिव और दूसरा क्या है, फॉरेन। नेटिव में जो है मैंने आपको बताया कि हिंदूज के मिले हैं, है ना, बुद्धिज्म के मिले हैं और जैनिज्म के मिले हैं। ठीक है, तो समझिएगा जो हिंदू टेक्स्ट जो मिले हैं, लिटरेचर जो मिले हैं, उसमें सबसे पहले है वेदा मिला है, वेदा। और वेदा 3 तरीके के थे, एक है 4 तरीके के, सॉरी, वेदा 4 तरीके थे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है, सामवेद। चौथा कौन सा है आपका, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो समझिए ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में जो है कैसे पूजा की जाए, है ना, पूजा मतलब वर्शिप। ठीक है, और कैसे कास्ट सिस्टम होगा, कास्ट सिस्टम क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में ये ऋग्वेद की जो है 10th मंडल में जो है, 10वें मंडल में जो है मिलता है कास्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ कैसे किए जाए, यज्ञ के बारे में बताया गया है। सामवेद में क्या है,
सामावेद में 7 सुरों के बारे में बताया गया है, सा रे गा मा पा धा नी, ये सब। भारतीय संगीत की जननी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत की जननी कहा जाता है इसको। इसी तरह से अथर्ववेद है, इसमें ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा गया है। ब्लैक मैजिक, ये तो सॉन्ग से रिलेटेड है ना। 7 सुरों जो है ब्लैक मैजिक। उसके बाद इसमें जो है शिल्प, जो शिल्प है होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं, उसको उसके बारे में भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमको सोर्सेज मिले हैं, ठीक है, इतिहास के सोर्सेज मिले हैं, जिसको पढ़ने के बाद हमने अपने इतिहास को समझा, जाना, ठीक है। और समझिए और क्या मिले हैं हिंदू टेक्स्ट में। इस हिंदू टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अरण्यक मिले हैं, अरण्यक लगभग 7 हैं, ठीक है। इस तरह से उपनिषद मिले हैं, इसमें उपनिषद है। इसी तरह से आप बात कर सकते हैं, इसके अंदर पुराण है, उपनिषद पुराण आप सुने होंगे सब, पुराण है। इसी तरह से आप और भी टेक्स्ट सुने हैं, जैसे कि रामायण है। ये सब क्या है? हिंदू लिटरेरी सोर्स है। रामायण है, और क्या है? महाभारत है, महाभारत, ठीक है। और क्या है? वेदांग है, वेदांग, ईटीसी, और भी बहुत से हैं, ठीक है। ये कुछ खास है। इसी तरह से अब मैं बुद्धिज्म की बात करता हूँ। ये सोर्सेज मिले हैं बुद्धिज्म से। कौन कौन सा सोर्सेज मिले हैं? ये बुद्धिज्म की मैं बात करूं तो त्रिपिटक मिले हैं। क्या मिले हैं? त्रिपिटक। पिटक का मतलब था त्रिपिटक, पिटक का मतलब था बास्केट, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिपिटक मिले हैं, त्रिपिटक, ठीक है। तो त्रिपिटक में पहला कौन सा है? विनय पिटक है। क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक। उसके बाद कौन सा है? सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक। फिर क्या है? तीसरा पिटक कौन सा है? तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अथवा समझ जाइए, ये जो विनय पिटक है, इसको किसने लिखा है? उपाली ने लिखा है। और ये जो सुत्त पिटक है, इसको किसने लिखा है? आनंद ने लिखा है, ठीक है। और ये जो अभिधम्म पिटक है, इसको किसने लिखा है? मोगलीपुत्र तिस्सा ने लिखा है, ठीक है। मोगालीपुत्र ये दोनों जो है ना, उपाली और आनंद, ये दोनों जो है बुद्ध के जो है डिसाइपल है, मतलब उनके चेले हैं। उन्होंने जो है, उपाली ने विनय पिटक लिखा है और आनंद ने सुत्त पिटक में लिखा है, ठीक है। और कौन से टेक्स्ट लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं बुद्धिज्म के? और मिला है इसमें अंगुत्तर निकाय मिला है, एक तो अंगुत्तर निकाय मिला है। और क्या मिला है? एक मिलिंद पनाहो मिला है, ठीक है, ईटीसी। मिलिंद एक राजा है, ठीक है, मिलिंद के नाम। ये सब लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं। तो अंगुत्तर निकाय में जो है ना, ये अंगुत्तर निकाय है ना, इसके अंदर जो 16 महाजनपद थे, उसका डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दिया गया है ना, अंगुत्तर निकाय में। डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपद, महाजनपद। समझ में आ रहा है आपको? अब इसी तरह से जैनिज्म के भी कुछ लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं, उसको भी समझिए। तो जैनिज्म के क्या क्या लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं? जैनिज्म में जो है 3 लिटरेरी सोर्सेज मेन है। एक है आगम, दूसरा है अंगा, तीसरा है भगवती सूत्र, ठीक है। एक है आगम, ठीक है, और दूसरा है
अंगा। तीसरा है भगवती सूत्र, हिंदी में लिख देता हूँ, भगवती सूत्र। और समझिए, जैसे बुद्धिज्म का जो लिटरेरी सोर्स है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद के बारे में लिखा गया है। इसी तरह से जैनिज्म के जो भागवती सूत्र जो अपना है, इसके अंदर भी 16 महाजनपदों का क्या है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ठीक है, तो ये समझ गए नेटिव लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या है। अब इसी तरह से समझिए कि नॉन रिलीजियस एक है, ठीक है, नेटिव में जो है एक रिलीजियस का ये हो गया हमारा, एक नॉन रिलीजियस का है। मैंने आपको बताया था ना, नेटिव में दो है, एक है रिलीजियस और एक है नॉन रिलीजियस। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया रिलीजियस का। अब हम लोग बात करते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स क्या क्या है हमारे। ठीक है, तो नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स में पहला तो अपना अर्थशास्त्र ही आप लिख लीजिए, जिसको चाणक्य ने लिखा था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसको लिखने वाला कौन है, कौटिल्य बोलिए आप इसको, चाणक्य बोलिए इन्हें। ठीक है, तो इसको चाणक्य, चाणक्य है, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, इन्हीं का और क्या नाम है, विष्णुगुप्त। ये सब एक ही पर्सन के नाम है। ठीक है, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र में बताया था कि शासन है ना, शासन का सप्तांग सिद्धांत इन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर दिया था। अब ये सब क्या है, यह सब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसमें समझेंगे। खैर, अब मुद्रा राक्षस एक और लिटरेरी सोर्स है, नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। ठीक है, मुद्रा राक्षसा, इसको किसने लिखा था, विष्णु, इसको लिखा था विशाख दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था, विशाख दत्त। ठीक है, इसी तरह से पंचतंत्र, इस पंचतंत्र को किसने लिखना है, कौन लिखा है, इस पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा। ये सभी टेक्स्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझिए, जो नागनंदा है, नागनंदा, रत्नावली, प्रियादर्शिका, इस 3 पुस्तकों को लिखा है हर्षवर्धन ने। इनका नाम याद रखना, नागनंदा, नागनंदा है, और दूसरा है रत्नावली, रत्नावली है, तीसरा है प्रियदर्शिका। ये जो 3 सोर्सेस हैं, इनको लिखने वाला कौन है भाई, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इन्हें लिखा है। ठीक है, ये जितने भी मैं अभी तक लिखवाया हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। आप समझिए, एक सबसे फेमस अपने कालिदास, उनके बारे में तो हम लोग भूल नहीं सकते ना। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, मेघदूत, मेघदूत। दूसरा किताब उनका है कुमार संभव, कुमार संभव। ठीक है, तीसरा इनका
है ऋतु संहार, ऋतु संहार। ये 3 बुकें जो है किन्होंने लिखा है? अपने कालिदास ने लिखा है, कालिदास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब एक और बचा है फॉरेन सोर्सेज। तो हमको फॉरेन से कौन कौन से सोर्सेज मिले हैं, उसको भी देख लेते हैं। फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज, जिससे अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज। सबसे पहला बुक है इंडिका। इंडिका को लिखने वाले हैं मेगास्थनीज। किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज। और इंडिका जो है मौर्य सोसाइटी के बारे में बताता है। इसके अंदर जो है मौर्य सोसाइटी के बारे में, मौर्य सोसाइटी का मौर्य की जो है ये मौर्य जो साम्राज्य था, इसकी सोसाइटी कैसी थी, इस मौर्यों का जो है इकोनॉमिक स्टाइल क्या था, उनका जो है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इन सब के बारे में जो है इस इंडिका बुक के अंदर लिखा गया है। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब के बारे में इस बुक से जानकारी मिलती है। ठीक है, अब दूसरा फू यू की, अजीब सा नाम है ना, चाइनीज नाम, इसको चाइनीज ने ही लिखाया था। और चाइनीज का नाम है फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। ठीक है, चाइना से आया था। तीसरा फॉरेन लिटरेरी सोर्स आप लिख सकते हैं सी यू की। इस सी यू की को किसने लिखा था? ये भी लग रहा है ना चाइनीज नाम, तो इसको लिखा था हुएनसांग ने। हुएनसांग, TS। ये दोनों चाइना के ट्रेवलर्स थे, चाइना से आए थे ये दोनों, फाहियान और हुएनसांग। ठीक है, अब समझिएगा तहकीक चौथा फॉरेन लिटरेरी सोर्स, तहकीक हिंद। तहकीक हिंद। इस तहकीक हिंद को लिखने वाला कौन है भाई? और एक और नाम है किताबुल हिंद। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इन दोनों बुक को लिखने वाला कौन है? इन दोनों बुक को लिखने वाला है अल-बरूनी। क्या, कौन है? अल-बरूनी। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। ठीक है, अल-बरूनी। ये अल-बरूनी एक ऐसे फॉरेनर हैं, है ना, और मुस्लिम भी हैं साथ साथ, जिन्होंने संस्कृत ग्रंथ की अध्ययन किया था। संस्कृत ग्रंथ का अध्ययन इन्होंने किया था। ओके, एक और नाम लिख लीजिए, शाहनामा और रेहला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शाहनामा। इस शाहनामा को लिखने वाला कौन है? इस शाहनामा को लिखने वाला है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। पांचवा। छठा नाम है आपका रेहला। इंपॉर्टेंट है ये रेहला। इसको लिखने वाला कौन है भाई? इसको लिखने वाला है इब्न बतूता। मोरक्को से आए थे ये इब्न बतूता। ठीक है, तो ये सभी सोर्सेज हैं, है ना, लिटरेरी सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। इन्हीं की स्टडी करके जो है हमने अपने पास्ट के बारे में जाना है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज जो है इस वीडियो को मैंने इंट्रोडक्टरी रख रहा हूँ। ठीक है, कल से जो है अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे और अपना एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक होगा वो स्टोन एज है। आज मैं आपको जब ग्लिम्पस दिया हूँ, तो आप जो है स्टे ट्यून्ड रहिएगा। थैंक यू सो मच।